घने और हरे भरे सुंदरवन जंगल के एक बड़े से बरगद के पेड़ पर एक कौवा परिवार बड़ी खुशी से रहता था। इस परिवार में एक वृद्ध माँ और उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा लालू और छोटा बेटा कालू। माँ अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी और पूरा घर हंसी खुशी से चलता था। कालू, लालू, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब घर का सारा काम नहीं कर पाती। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों के हाथ पीले कर दूं। इस घर में बहुएं आएंगी तो रौनक आ जाएगी। हाँ माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पत्नी पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत होनी चाहिए। उसके पंख एकदम रेशमी और चमकदार होने चाहिए, जिसे देखकर सब जल जाए। मुझे कोई साधारण सी पत्नी नहीं चाहिए। माँ, मेरी ऐसी कोई मांग नहीं है। रूप रंग तो ढल जाता है, लेकिन सीरत हमेशा साथ रहती है। आप मेरे लिए जिसे भी पसंद करेंगी, मैं उसी से खुशी खुशी शादी कर लूंगा। कुछ ही दिनों में माँ ने दोनों के लिए रिश्ते तय कर दिए। लालू की शादी पिंकी से हुई, जो बहुत अमीर घर की थी और बेहद खूबसूरत थी। वहीं कालू की शादी गोरी से हुई। गोरी का रंग थोड़ा सांवला था और वह दिखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था और वह बहुत संस्कारी थी। शादी के बाद घर का माहौल बदलने लगा। पिंकी अमीर घर से आई थी, इसलिए माँ हमेशा उसी के गुण गाती रहती। गौरी बेचारी दिन रात काम करती, फिर भी उसे सिर्फ ताने ही मिलते। अरे मेरी प्यारी बहू पिंकी, तू क्यों उठ गई इतनी सुबह? जा जाकर आराम कर, तेरे कोमल पंख खराब हो जाएंगे। ओ महारानी, ये क्या धीमी चाल से काम कर रही है? सुबह के 8 बज गए और अब तक नाश्ते के दाने नहीं चुने गए। तेरे माता पिता ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया क्या? जी माँ जी, बस अभी लाती हूँ। सुनो गौरी, मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल के उस पार झील पर घूमने जा रही हूँ। घर का ये झाड़ू पोछा और लकड़ियाँ चुनने का काम मुझसे नहीं होगा। वैसे भी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, धूप और धुएं से खराब हो जाएगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो वैसे ही बदसूरत हो, तुम पर क्या ही असर पड़ेगा। तुम कर लेना मेरा सारा काम। ठीक है दीदी, आप शौक से जाइए, मैं घर का सारा काम देख लूंगी। आप अपनी त्वचा का ख्याल रखिए। पिंकी तो मजे से घूमने चली गई और गौरी बेचारी अकेले ही पूरे घर का काम करने लगी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसने भोजन पकाया। अरे कलमुही, ये कैसा खाना बनाया है? ना इसमें नमक है और ना ही स्वाद। बिल्कुल अपनी शक्ल जैसा बेस्वाद खाना बनाया है। जब देखो मेरा खून जलाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी दूसरा खाना बना लाती हूँ। गौरी बिना कुछ खाए पिए वापस रसोई में जाती है और दोबारा मेहनत करके माँ के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। उसे खुद भी जोरों की भूख लगी थी, पर सास के डर से उसने उफ तक नहीं की। रात का समय, गौरी अपने कमरे के कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रो रही है। तभी कालू कमरे में आता है। गौरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या माँ ने आज फिर तुम्हें कुछ कहा? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। बस इतनी सी बात? तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायके होकर आ जाओ। घर का काम पिंकी भाभी देख लेंगी, आखिर वो भी तो इस घर की बहू है। अच्छा जी, तो ये साजिश चल रही है मेरे खिलाफ? मैं कोई नौकरानी हूँ जो इस घर में बर्तन मांजूंगी? मेरी शादी आराम करने के लिए हुई है, मजदूरी करने के लिए नहीं। देखिए माँ जी, ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। अगर मुझे यही सब करना है तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी पिंकी को काम के लिए बोलने की? गौरी, तू इस घर में आग लगाना चाहती है? जब तक तू इस घर में है, पिंकी एक तिनका भी नहीं उठाएगी। समय बीतता गया। गौरी चुपचाप सारे सितम सहती रही और काम करती रही। एक दिन माँ पास वाले पहाड़ पर कुछ जड़ी बूटियां लेने उड़कर गई थी। तभी आसमान से एक विशाल और खूंखार चील की नजर उन पर पड़ी। हा, आज तो बढ़िया शिकार मिला है। चील ने अपने नुकीले पंजों से माँ के पंखों पर जोरदार हमला कर दिया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस दुष्ट चील से मुझे बचाओ। माँ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी चीख पुकार सुनकर जंगल के बाकी पक्षी इकट्ठा हो गए और उन्होंने शोर मचाकर चील को भगाया। सभी तुरंत माँ को जंगल के अस्पताल में वैद्य बुलबुल डॉक्टर जी के पास ले गए। इनके पंख बुरी तरह टूट गए हैं,
और गहरा घाव है। इन्हें अब कुछ हफ्तों तक बिस्तर पर ही रहना होगा। इन्हें बहुत अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, वरना ये शायद ही कभी दोबारा उड़ पाएं। पिंकी, पिंकी बहू, जरा एक घूंट पानी पिला दे बेटा। बहुत प्यास लगी है। ए बुढ़िया, चुपचाप सो जा। हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। मेरा सारा स्लीप साइकिल खराब कर दिया। पता नहीं ये गोरी तुझे कैसे बर्दाश्त करती है। अगर मैं घर की मालकिन होती तो कब का तुझे धक्के मारकर जंगल से बाहर निकाल देती। चल चुपचाप मर यहाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। पिंकी के ये कड़वे शब्द माँ के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस पिंकी को उन्होंने सिर आंखों पर बिठाया था, उसका ये असली और भयानक रूप देखकर माँ सन्न रह गई। तभी गौरी एक मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी लेकर दौड़ती हुई आती है। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या दर्द ज्यादा हो रहा है? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मैंने आपके घाव के लिए लेप भी तैयार कर लिया है, अभी लगा देती हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं कितनी अंधी हो गई थी। मैंने रूप, रंग और अमीरी के पीछे हीरे जैसी बहू को पत्थर समझा। मैंने तुझ पर इतने जुल्म किए, फिर भी तू मेरी सेवा कर रही है। और जिसे मैंने पलकों पर बिठाया, वो मुझे मरने के लिए छोड़ रही है। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। माँ जी, आप तो मेरी माँ समान हैं। माँ अगर कभी गुस्सा कर भी दे तो बच्चे बुरा थोड़ी मानते हैं। आप बस रोना बंद कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। लालू और पिंकी, तुम दोनों अभी के अभी मेरा घर छोड़कर निकल जाओ। इस घर में घमंड और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ वही रहेगा जिसके दिल में प्यार और अपनों के लिए सेवा का भाव हो। पर माँ, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम्हारी ये झूठी खूबसूरती काम आ सके। एक शब्द और नहीं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, जाओ यहाँ से। लालू और पिंकी अपना सिर झुकाकर बेइज्जत होकर घर से निकल गए। उनके घमंड का आज अंत हो चुका था। उस दिन के बाद से माँ ने कभी गौरी पर आवाज नहीं उठाई। वो गौरी को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी। गौरी, कालू और माँ खुशी खुशी साथ रहने लगे। समय के साथ कालू और गौरी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए। एक शरारती बेटा और एक प्यारी सी बेटी जो बिल्कुल गौरी की तरह संस्कारी थे। अब उस घोंसले में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की चहचहाहट गूंजती थी और माँ अपने पोते पोतियों के साथ खुशी से अपना जीवन बिताने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली सुंदरता उसके रंग रूप या धन दौलत में नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कारों, उसके कर्मों और साफ दिल में छुपी होती है। घने जंगल के एक कोने में टुन्नू चिड़ा और उसके बूढ़े पिता कालू के पास मजदूरी किया करते थे। कालू स्वभाव से बहुत ही लालची और निर्दयी था। वह हमेशा गरीब मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाता था और बात बात पर उनके पैसे काट लेता था। कालू जी, आज का सारा काम खत्म हो गया है। हमने सारे बोरे गोदाम में सुरक्षित रख दिए हैं। हाँ मालिक, अब हमारी आज की मजदूरी दे दीजिए। घर पर मेरी बहू और नन्हा पोता भूखे बैठे हमारी राह देख रहे होंगे। मजदूरी? कैसी मजदूरी? आज तुमने जो तीसरा बोरा उठाया था, उसमें से एक फल नीचे जमीन पर गिरकर खराब हो गया। और वैसे भी तुम्हारे काम करने की रफ्तार बहुत धीमी थी। ये लो, आज के सिर्फ आधे पैसे। लेकिन मालिक, ऐसा मत कीजिए। इतने कम पैसों में तो हमारे घर का राशन भी नहीं आ पाएगा। मेरी पत्नी रीमा पेट से है। उसे इस वक्त अच्छे खाने और आराम की जरूरत है। मुझे अपनी ये दुख भरी कहानी मत सुनाओ। लेना है तो ये पैसे लो, वरना कल से मेरे गोदाम पर काम करने मत आना। यहाँ तुम्हारे जैसे बहुत मजदूर लाइन में लगे हैं। टुन्नू और उसके पिता उदास होकर आधे पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। टुन्नू के घर की हालत बहुत खराब थी। रीमा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। बूढ़ी माँ की आंखें अपने बेटे के इंतजार में थक चुकी थीं और नन्हा कुक्कू बस भोजन की आस लगाए बैठा था। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पिताजी और दादाजी अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो आज मेरे लिए लाल वाले मीठे फल लाएंगे? चुप हो जा मेरे लाल, बस वो लोग आते ही होंगे। आज पिताजी जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाएंगे। तू थोड़ा सा पानी पीकर सो जा। तभी टुन्नू और उसके पिता
थके हुए कदमों से घर में प्रवेश करते हैं। उनके हाथों में बस थोड़ा सा ही सूखा अनाज है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? आज फिर देर कर दी। माँ, उस निर्दयी कालू ने आज फिर से हमारे पैसे काट लिए। एक झूठा बहाना बनाकर आधी मजदूरी दी है। इतने कम अनाज में हम सब कैसे पेट भरेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसी में कुछ बना लेती हूँ। कम से कम हम कुक्कू और माँ को तो भरपेट खाना खिला ही सकते हैं। हम लोग थोड़ा कम खा लेंगे। कुन्नू, बाहर निकल। बहुत हो गया तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक। क्या हुआ मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पिछले 2 महीने से तुमने घर का किराया नहीं दिया है। हर बार कल दूंगा, परसों दूंगा करते हो। आज मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना इसी वक्त मेरा घर खाली कर दो। मालिक, हम पर थोड़ा रहम कीजिए। हमारी बहू की तबीयत ठीक नहीं है और वो पेट से है। हम जल्दी ही आपका सारा कर्ज चुका देंगे। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मुझे दूसरा किराएदार मिल गया है। बेघर होने के बाद टुन्नू और उसका परिवार दर दर भटकने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधेरी रात में वे कहाँ जाएं। तभी अचानक रीमा की तबीयत और खराब होने लगी। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। आउच, मुझसे अब एक कदम भी और नहीं उड़ा जा रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है टुन्नू। रीमा, हिम्मत रखो। देखो, सामने एक सुंदर सा पार्क दिख रहा है। हम आज रात वहीं पेड़ के नीचे छिपकर गुजार लेते हैं। सुबह होते ही मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। वे सभी पार्क में एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपकर सो जाते हैं। अगली सुबह की धूप खिलती है। पार्क में आसपास की बड़ी सोसाइटी के अमीर पक्षी सैर करने आते हैं। अरे, ये भिखारी यहाँ कहाँ से आ गए? हमारी इतनी साफ सुथरी सोसाइटी के पार्क को गंदा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन लोगों की वजह से हमारे गार्डन और सोसाइटी की इमेज खराब होती है। उठो तुम लोग, निकलो यहाँ से। बाबूजी, हमारी बहू की तबीयत खराब है। बस थोड़ी देर आराम करने दीजिए, हम चले जाएंगे। कोई थोड़ी देर नहीं, अभी बाहर निकलो वरना मैं डंडे से मार के भगाऊंगा। गार्ड उन्हें जलील करके पार्क से बाहर निकाल देता है। वे फिर से बेसहारा सड़क पर चलने लगते हैं। भटकते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कई लोगों ने तंबू लगाकर अपनी एक छोटी सी बस्ती बसा ली थी। उन्हें देखकर टुन्नू के मन में भी एक उम्मीद जगी। देखो पिताजी, अगर हम भी यहाँ एक टेंट लगा लें तो कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। फिर हमें कोई नहीं भगाएगा। बात तो सही है बेटा, लेकिन टेंट बनाने के लिए, कपड़ा और डंडे खरीदने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हम कैसे रहेंगे यहाँ? आप लोग चिंता मत कीजिए। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग तो है। तुम क्या सोच रही हो रीमा? पास ही शहर का कूड़ा घर और कबाड़ खाना है। मैंने देखा है वहाँ बहुत सारे पुराने और बड़े रंग बिरंगे प्लास्टिक के टुकड़े, बांस की खपच्चियाँ और मजबूत तार फेंके हुए हैं। अगर हम उन्हें इकट्ठा करके ले आएं तो मैं उन्हें बुनकर एक बेहतरीन टेंट बना सकती हूँ। टुन्नू और उसके पिता तेजी से कबाड़ खाने जाते हैं। वे वहां से साफ सुथरे बड़े प्लास्टिक के टुकड़े, बांस की लकड़ियां और कुछ मजबूत धागे चुनकर लाते हैं। कुक्कू भी छोटे छोटे तिनके लाकर मदद करता है। रीमा बड़ी ही चतुराई से उन लकड़ियों का एक त्रिकोण, ट्रायंगल ढांचा तैयार करवाती है। फिर वह उस पर रंग बिरंगे प्लास्टिक और बड़े बड़े चौड़े पत्तों को इस तरह बुनती है कि वह एक बहुत ही सुंदर और मजबूत टेंट बन जाता है। बाहर से वह टेंट किसी डिजाइनर घर जैसा लगता है। वाह मेरी बच्ची, तूने तो कबाड़ से भी इतना सुंदर महल बना दिया। अब हमें कोई यहाँ से नहीं निकालेगा। रीमा की समझदारी से उन्हें एक सुरक्षित आशियाना मिल गया। कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में एक बड़ी खुशी आई। रीमा ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ये मेरी छोटी बहन आ गई, अब मैं इसके साथ खूब खेलूंगा। तभी टुन्नू उड़ता हुआ टेंट के पास आता है। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान है और उसके कंधों पर अनाज का एक बड़ा बोरा है। माँ, रीमा, पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ बेटा, इतने खुश क्यों हो? आज सुबह मैं काम की तलाश में शहर के बाजार गया था। वहां एक बड़े व्यापारी का फलों से भरा ठेला ढलान से नीचे गिर रहा था।
मैंने छलांग लगाकर उस थैले के पहिए के नीचे पत्थर लगा दिया और सेठ जी का बहुत भारी नुकसान होने से बचा लिया। फिर क्या हुआ? सेठ जी मेरी फुर्ती और बहादुरी से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे अपनी बड़ी दुकान पर काम दे दिया। अब मुझे उस लालची कालू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे आज के काम के अच्छे पैसे भी दिए हैं और कहा है कि अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो रहने के लिए एक पक्का घर भी देंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गईं। बुरे वक्त ने टुन्नू और उसके परिवार की कड़ी परीक्षा ली, लेकिन रीमा की सूझबूझ और टुन्नू की मेहनत ने उनकी किस्मत बदल दी। अब वे सब एक साथ अपने नए जीवन में हंसी खुशी रहने लगे।